ट्रम्प साहब बिजनेसमैन है, उनको डिप्लोमेसी के बारे में आना जाना ज्यादा नहीं पता। ओपनली ट्वीट कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, इस तरह से बात नहीं होती। लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेशर कि अभी लेट्स कंटिन्यू टू एक्सटेंड द डेडलाइन। यहूदी और अमेरिकी मॉनिटर नहीं करेंगे, ये हम यूरोपियन और पाकिस्तान और तुर्की ऐसे लोग मॉनिटर करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के अंदर मौजूद थे और अहम ऐलान सुनने को मिला कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान खोल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान ने जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी शो की, वहीं पर अमेरिका की जानिब से जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड, वो जारी रखा गया। तो इस मुहासरे की वजह आपको क्या समझ आती है? यार चक्कर ये है कि ट्रम्प साहब बिजनेसमैन है, उनको डिप्लोमेसी के बारे में आना जाना ज्यादा नहीं पता। उनके पास एडवाइजर्स भी नहीं रहे, सबको उनको सुनते, जिससे जो थे वो उनको फायर कर दिया और जो हैं उनके सुनते नहीं हैं। तो बिजनेस के लिए आप जब नेगोशिएट करते हैं तो आप मैक्सिमम प्रेशर डालते हैं, बल्कि बदले सो ही इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। वो ब्लॉकेट को नहीं हटा रहे हैं, सोच रहे कि अगर मैक्सिमम प्रेशर डालूंगा, धमकियां भी दूंगा तो ईरान कैपिचुलेट कर जाएगा। वो नहीं समझते कि ईरान वेरी सोफिस्टिकेटेड मुल्क है। इस तरह से धमकियां देने से, जबकि आप मुज़ाकरात हो रहे हैं बिहाइंड द क्लोज डोर, आप ओपनली ट्वीट कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, इस तरह से बात नहीं होती। तो अब ये पाकिस्तान जो रोल अदा कर रहा है वो यही है कि यार उनकी बातें मत सुनो, वो बातें भौंकते तो वैसे हैं, बात सही हो रही है, मुज़ाकरात करते हैं बिहाइंड द क्लोज डोर। आसिम मुनीर साहब और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन काफ़ी काम होता है। तो उम्मीद है ये है कि जब दोबारा आएंगे ये सेकेंड टाइम में, कुछ मजीद फॉरवर्ड प्रोग्रेस होगी या सख्त तक हो जाएगी या नहीं होगी, उसका कहना मुश्किल है। इसी देखे ना, JCPOA हुए 2 साल लगे थे तो नेगोशिएट करते करते, हम यहाँ 2 हफ्ते में करना चाह रहे हैं। तो इस इंचिंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन हमें जरा काबू में करनी पड़ेगी। देखे ना, अब ये ट्रम्प साहब का जो आप कह रहे थे कि दोबारा बम्बार्डमेंट शुरू हो सकती है, वो लगता है ट्रम्प साहब का ऐसा है कि अगर एक्सटेंड ना करें तो थोड़ी सी वो बम्बार्डमेंट करेंगे to put extra pressure, because उनके they don't understand कि बिजनेस में जो आप अपने को कोर्स कर सकते हैं और धमकियां दे दे कि आप बंदे को ला सकते हैं जहां आप लाना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। आई थिंक यहाँ इट्स गोइंग टू बैकफायर। अगर वो दोबारा बम्बार्डमेंट शुरू हो गई, ईरान इज विल रियलाइज कि ये these people cannot be taken seriously. So I think there's a lot of diplomatic pressure कि अभी let's continue to extend the deadline, let's come to something we can sign. The lot of international pressure भी आ रहा है, फ्रांस से भी है, UAE से भी है, पाकिस्तान से भी है, चाइना से भी है। तो देखें अब कैसे होता है, लेकिन आई थिंक होपफुलनेस के पाकिस्तान में अगर आ रहे हैं कुशनर साहब, शायद डेली मैच में आए। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर इनकी प्रोग्रेस हो गई तो ट्रम्प साहब भी कोई 2 घंटे के लिए आ जाएंगे, साइन करके अपने आप को जिंदाबाद देंगे। अवार्ड ट्रॉफी के तौर पर इसको ले जाना चाहते हैं और ऐसे अपनी जीत डिक्लेयर करना चाहते हैं। आपकी इस मामले में वही राय है जो खालिद साहब की है, या आपकी कोई थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है कि क्या मुस्तकबिल हो सकता है अफज़ूदा यूरेनियम के हवाले से? मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ उसका है अप्रोच। देखिए, अगर मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ ईरान के साथ, देयर व्हाट इज द प्राइस, आप क्या करने को तैयार हैं? अगर देखें उनको ऑफर किया जाए कि हम निकालेंगे नहीं, आपके पास ही रहेगा न्यूक्लियर मटेरियल, लेकिन हाईली रिच यूरेनियम, लेकिन हम उसको मॉनिटर करेंगे इंटरनेशनल, और यहूदी और अमेरिकी मॉनिटर नहीं करेंगे, ये हम यूरोपियन और पाकिस्तान और तुर्की ऐसे लोग मॉनिटर करेंगे। और आपको ये सिर्फ 30 साल तक हम करेंगे, उसके 30 साल के बाद आप जो करना चाहें कर सकें। उसके अलावा आपको सारी सैंक्शन खोल दी जाएंगी, मतलब आपको एड भी दी जाएगी ताकि आपकी इकोनॉमी बढ़ जाए, और आपसे पैसे, आपके जितनी तबाही हुई है, आपको 1 साल तक आप टोल भी कलेक्ट कर सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। तो आपके मैं ऐसे आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की चीजें ऑफर की जाएं तो ईरान भी कह सकते हैं, उनकी भी इज्जत भी कायम रहे कि दे वन, दे गॉट सम एक्सट्रैक्शन। सो इट्स मैटर ऑफ प्राइस, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड, यानी कि हो सकती है कुछ ना कुछ इसका तरीका, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। फ्लेक्सिबिलिटी अगर दिखाएं दोनों तरफ से। अमेरिका की जानिब से जो है वो गलत किया जा रहा है और जुल्म किया जा रहा है ईरान के ऊपर, और इस तरह का एक्शन जो है वो बनता नहीं था इसराइल की वहाँ पर, या फिर ईरान की पावर ऑफ स्ट्रेंथ थी या जवाब देने की वो सलाहियत थी, जिसकी वजह से ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और दीगर ममालिक जो है वो मजबूर हुए अमेरिका के साथ लाताल्लुकी का ऐलान करने में इस जंग के अंदर। तो ईरान का स्टैचर डेफिनेटली बढ़ गया है। ईरान को जैसे उसने, ईरान का एक ही मकसद था कि
do not lose the war, don't capitulate. और ईरान came out okay, काफी डिस्ट्रक्शन हुई है, काफी नुकसान हुआ है, कई बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का, लेकिन ओवर टाइम वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा. तो ईरान ने अब कि हम सबको दिखाया है कि आप इफ यू होल्ड योर ग्राउंड यू कैन टेक ऑन डोनाल्ड ट्रंप और एनी सुपर पावर. तो यूरोपियन कंट्रीज भी उसको वॉच कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव बीन कैपिचुलेटिंग टू ट्रंप इन द लास्ट 2 years और 1.5 year. वो भी सोच रहे हैं कि यार ये तो बात हम भी कर सकते हैं, हमें भी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा. इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि अमेरिका का फ्रॉम ग्लोबल सुपर पावर इट विल श्रिंक, इट विल बी मोस्टली फोकस्ड ऑन a smaller regions, Western Hemisphere. That's why Venezuela, Cuba, उसकी बात करते हैं ये लोग, कनाडा की. You will see कि regional power emerge होंगी. तो European countries, China, Pakistan will play a bigger role in Middle East and Latin America. There'll be different regional spheres of influence will emerge. So global order थोड़ा सा change हो गया है. American super power जो हमने 80 साल तक enjoy किया था, that is coming to an end. No more globalization. It'll be regionalization.